हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेदर में। और मैं हूं हिमांशु निर्बान। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं भारत के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट और भारतीय सेना के भूतपूर्व डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह सर। गुरमीत सर जम्मू कश्मीर के में स्थित 15 कोर के कमांडर रहे हैं। और इनका जम्मू एंड कश्मीर से बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसफुल वो रहा है कैरियर। और इन्होंने अपने जो कैरियर का जो काफ़ी समय है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बिताया है। और आज हम इनसे चर्चा करने के लिए जुड़े हैं जो हाल के दिनों जो पिछले कल 2 दिनों के अंदर जो घटनाएं हुई हैं बैक टू बैक, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की जो है मीटिंग हुई है जम्मू एंड कश्मीर के वैली के नेताओं के साथ में। और उसी को देखते हुए पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी संगठन हैं उन्होंने जो अभी जो ड्रोन अटैक्स किए हैं जो इंडियन मिलिट्री बेसेस हैं, जिसमें एक जम्मू का एयरफोर्स बेस है और आज भी जो है आर्मी बेस के ऊपर ड्रोन्स को देखा गया था। तो उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे सर के साथ में। और इसके अलावा हम आज इनसे जानने की थोड़ा कोशिश भी करेंगे जो पाकिस्तान का जो FATF की जो अभी ग्रे लिस्ट में वापस डाला गया है पाकिस्तान को, तो उसके क्या क्या कारण हैं और इससे पाकिस्तान के फ्यूचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर के पास में तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय हिंद। आप इंडियन वैलर के सभी सब्सक्राइबर और सुनने वालों को मेरा तहे दिल जय हिंद और शुक्रिया कि आपने इस डिस्कशन पर इनवाइट किया है। जी, तो सर मेरा आपसे सर पहला सवाल है कि आप जो अभी हालिया जो ड्रोन अटैक हुआ है जम्मू में, सर इसको आप सर कैसे देखते हैं फ्यूचर के साथ। देखिए, ये जो जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में टेक्निकल एरिया में जो ड्रोन अटैक हुआ है 26 और 27 रात को, ये एक डेलिब्रेट और मैं कहूंगा कि एक प्लान स्पेसिफिक टारगेट और टाइम्ड एक्शन है। इस घटना ने ये जो टेरर कॉन्फ्लिक्ट और टेक्नोलॉजी है, इसका एक नया अध्याय शुरू कर दिया है। पहले जो ड्रोन थे इस इलाके में LOC के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर में, वो वेपन्स को और ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। देखिए, अगस्त 2019 में अमृतसर के इलाके में इसको इस्तेमाल किया गया वेपन और ड्रग्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद हमने देखा कि पिछले साल में 2020 में जून और सितंबर में भी इसी प्रकार कठुआ और सांबा के जंगली इलाका के अंदर इस्तेमाल किया गया। और 2021 के अंदर में अप्रैल और मई 2 बार इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को, इन ड्रोन्स को एक हमले के लिए इस्तेमाल करना, ये एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि एक मार्क है, एक सीमा लांघी है और इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। देखिए, अगर आप पाकिस्तान के ऊपर में नजर गड़ाएं और विश्लेषण करें कि उन्होंने टेक्नोलॉजी किस प्रकार पाई है। जब अर्मेनिया अजरबैजान का लड़ाई हुई थी तो वहां पे पाकिस्तान ने अपने काफी सैनिक और टेररिस्ट को भेजा था। उस लड़ाई के अंदर में लॉयटरिंग म्यूनिशन और जो ड्रोन है, इनकी खास भूमिका थी। उसके अंदर में टर्की के ड्रोन और इजराइल के ड्रोन बहुत मात्रा के अंदर में इस्तेमाल किए गए। वो पूरे दुनिया के लिए एक चुनौती था कि ड्रोन फ्यूचर वॉरफेयर में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लेने वाले। उसके बाद में जो 11 दिन की मई इसी साल इजराइल डिफेंस फोर्स और हमस टेररिस्ट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके अंदर में भी जिस प्रकार हमस ने 4,000 रॉकेट्स फायर किए और उन्होंने बहुत ज्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, लेकिन जिस कुशलता से इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने आप को डिफेंड किया इन सब चैलेंजेस से, वो काबिल तारीफ था। और देखिए, एक इनके मिनिस्टर ने एक ये भी बताया है कि पाकिस्तान के फौजी दस्ते वहां पैलेस्टीन में थे हमस की ट्रेनिंग करने के। उसके पश्चात में टर्की और चाइना के साथ में डिफेंस कोऑपरेशन या कोलूसिवनेस के तहत इन्होंने ड्रोन्स खरीदे हैं और इनको इस जगह इस्तेमाल किया। ये जो इंसिडेंट हुआ है 26 और 27 जून का, ये टेरर कॉन्फ्लिक्ट टेक्नोलॉजी का एक बिल्कुल नया अध्याय जुड़ गया है और ये थ्रेड अभी इसके बाद में रहेगी। आपको याद होगा कि 15 जनवरी को जब आर्मी डे परेड होता है तो एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था 75 ड्रोन के साथ में, किस प्रकार टारगेट्स को, विभिन्न टारगेटों को एम कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं।
और आपको ये भी याद होगा कि जब महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, तो उस वक्त के अंदर में स्पेसिफिक एरिया को डिफेंड किया जाता है डिफेंस और ड्रोन वगैरह के हमलों के लिए। वो स्पेसिफिक एरिया के लिए होता है। लेकिन अभी सरहद के ऊपर में, एलओसी के ऊपर में, एलएसी के ऊपर में हर जगह इसको स्थित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़े नंबर चाहिए। और देखिए ये जो चाइना है, इसके ये जो अगर आप ड्रोन की तरफ जाएं तो उनके दो अध्याय हैं, एक तो ड्रोन और दूसरा स्वार्मिंग, मतलब कि नंबर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रैटेजी रही है, कॉपी पेस्ट रिवर्स इंजीनियरिंग और मास प्रोडक्शन, तो उनका नंबर ज्यादा है, वो स्वार्मिंग में भी असर कर सकता है। लेकिन अभी भारत के लिए चुनौती ये है कि स्पेसिफिक एरिया को ड्रोन से डिफेंड करने को बदलकर इसको ज्यादा नंबर ऑफ एरियाज में ड्रोन का डिफेंस इख्तियार करना पड़ेगा। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो शुरू शुरू में इनपुट आई है, जिस प्रकार डीजीपी जो है जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने दो बात कही। पहला कि ये टेरर अटैक था, दूसरा कि ये ड्रोन अटैक। और अभी जो बाकी विस्तार में चीज है कि उसका लॉन्च कहां से हुआ, नेटवर्क क्या था, क्या ये क्रॉस बॉर्डर से आया, क्या ये मंगला से आया, क्या इसके पीछे में पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप है। और देखिए आईडी भी वहां पकड़ा गया 5 केजी का, और उसे ये एलईटी के जो ऑपरेटिव थे उनसे पकड़ा गया। और ये सब जो तारे हैं, ये जो कनेक्टिविटी है, ये आखिर जाकर पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप पर ही होगी। और ये पूरा पुख्ता तरह से इस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद में ये बहुत जरूरी है भारत के लिए कि ये जो हिमाकत की है पाकिस्तान ने, अगर उनकी तरफ से आया है, जो लगता है, जो एक सस्पिशन की सुई उन्हीं की तरफ लगती है, क्योंकि ये कार्रवाइयां करता ही जा रहा था ड्रोन्स के साथ में। और आपको याद होगा कि बीएसएफ ने इनके एक ड्रोन को भी मार गिराया था। और हमारी अभी क्षमता जो है वो अवश्य ही मैं कहूंगा कि जो जम्मू ड्रोन अटैक हुआ है, उसने एक कंसर्न पैदा किया है, ताकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोस्पेक्ट कर सकें कि हमारी ड्रोन के प्रति इंटेलिजेंस क्या है, अलर्टनेस क्या है, और हमारी सर्वेलेंस केपेबिलिटी क्या है। देखिए जो जम्मू का टेक्निकल एरिया है, वहां पर रडार हैं, वहां पर एंटी डिफेंस एयर डिफेंस के वेपन्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन ये ड्रोन आया है, ये एक नया अध्याय है, और इसको बहुत ही चुनौतीपूर्ण तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से, लेकिन एक बात पक्की है कि इसने भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन और इस रीजन के अंदर में एक नया अध्याय, नया चैलेंज, नया थ्रेट एकदम इसको खड़ा कर दिया हम सबके सामने। जी। तो सर आप क्या मानते हैं कि जो हाल के दिनों में लाहौर में हाफिज सईद के घर के बाहर एक जो विस्फोट हुआ था और जम्मू के रीजन में एलईटी लश्कर तैयबा के आतंकवादियों का पकड़ा जाना, क्या ये एक संलिप्तता है या फिर इसका कोई एक टिट फॉर टैट रिटेलिएशन है इंडिया के अंदर ये अटैक करके? ये आपने बहुत सुंदर सवाल किया है कि आखिर हुआ क्यों है। देखिए अगर आप वातावरण का विश्लेषण करेंगे जो अभी चल रहा है, सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने जम्मू एंड कश्मीर लीडर्स के साथ में मीटिंग की 24 तारीख को, वो एक हिस्टोरिक और एक बहुत ही अहमियत वाली मीटिंग थी। और बहुत बड़ी सफलता मिली है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के लीडर हैं, जो मेन स्ट्रीम के हैं, उनको वार्तालाप के लिए बुलाया और बहुत ही पॉजिटिव और कॉर्डियल तरीके से बात किया, उनकी पूरी बात सुनी। आप इससे ज्ञात कर सकते हैं कि 3.5 घंटे बात चली, तो इससे पता चलता है कि उनको पूरा एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपना पूरे पॉइंट बता सके। लेकिन मुख्यतः उसमें ये बात थी कि किस प्रकार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो वातावरण बदला है, जो अवाम का सहयोग है, जो अवाम की डिजायर और एस्पिरेशंस है, उस पर कैसे खरे उतरे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना, और किस प्रकार से जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको रीस्टार्ट करना। और ये भी बताया गया कि अभी डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज चल रही है, उसके बाद में इलेक्शन किए जाएंगे। और जो इश्यू है स्टेटहुड का, क्योंकि आपको याद है कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेट करने के बाद में अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था। तो अगर इसको वापस स्टेटहुड करना है, वो
तो एक पार्लियामेंट के एक्ट से हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो तो पार्लियामेंट में हो सकता है। और इसके अलावा जो आर्टिकल 370 था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सब जुडिस है। लेकिन एक बात पक्की है कि जिस वातावरण में ये बातचीत हुई वो उससे पाकिस्तान एकदम बौखला गया। क्योंकि देखिए जब 2019 के अंदर में 5 अगस्त 2019 के अंदर में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, उससे जो पाकिस्तान का नैरेटिव था, उसकी जो कहानी थी वो जड़ से उखाड़ दी। और अभी ये जो मीटिंग हुई है उसने उस बात को पूर्ण रूप से सील कर दिया। जो बची खुची थोड़ी बात थी वो भी खत्म हो गई। तो इससे पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया है और उसको पता नहीं लग रहा क्या करना है। इसके अलावा अगर आप देखें कि 21 से 25 जून के अंदर में जो एफएटीएफ है इसका प्लेनरी सेशन था और उन्होंने तो डिटेल में जाकर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए डिसीजन दे दिया और जून 2018 से ग्रे लिस्ट में घूम रहा है और उसके ऊपर चुनौती है ब्लैक लिस्ट में जाने की। क्योंकि अभी की यथास्थिति के अंदर में पाकिस्तान के अंदर में तालिबान के लिए एक फंडिंग का कैंपेन चला रहे हैं। एफएटीएफ तो सब कुछ देखता है। अभी जिस प्रकार से ये ड्रोन अटैक हुआ है इसके ऊपर भी एफएटीएफ की नजर है। अभी उन्होंने अगली जो मीटिंग है प्लानरी की वो होगी जून सॉरी अक्टूबर के अंदर में होगी और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि इंक्रीज मॉनिटरिंग होगी, एनहांस फॉलो अप होगा और उनके ऊपर में कड़ी नजर रखी जाएगी। और ये कहा है कि जो पहले उन्होंने 27 पॉइंट दिए थे उसमें से 26 पॉइंट उन्होंने बोला ठीक है कुछ हद तक, लेकिन 27वां पॉइंट बिल्कुल नहीं किया। और वो पॉइंट है जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनके ऊपर में एक्शन नहीं हुआ, सीनियर लीडर्स और कमांडर्स के ऊपर। और इसके अलावा ये कहा है कि जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है एफएटीएफ का, उन्होंने जो 6 पॉइंट्स दिए हैं उसके ऊपर में अमल नहीं हुआ है। तो अगर आप लबोलबाब देखें इसका तो जो 2018 का एक्शन पॉइंट्स थे उसमें से 1 पॉइंट और जो एशिया पैसिफिक ग्रुप था उसके 6 पॉइंट। और ये जो 6 पॉइंट्स है ये वातावरण का है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी, इन्वेस्टिगेशन और जो बाकी सिस्टम है उनको सुधारा नहीं है। और पाकिस्तान का तो सबको मालूम है, पूरी विश्व को मालूम है कि वो तो डिनायबिलिटी, झूठ, प्रोपेगेंडा के ऊपर में चलते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर में ये चुनौती और ये काले बादल और ब्लैक लिस्ट अभी भी मंडरा रही है। और वो एक्चुअली अगर आप सच पूछे तो पाकिस्तान ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्टिविटी में कोई बदलाव नहीं है और इसी के कारण है कि एफएटीएफ उनके ऊपर में बहुत सख्त एक्शन ले रही है। जी, तो सर आपने इससे अब बताया कि जो पाकिस्तान का जो एफएटीएफ में अब 27 पॉइंट में से 21 पॉइंट पे उन्होंने अमल किया है और 6 पॉइंट्स पे एफएटीएफ ने अपनी नाराज़गी जताई है। तो सर फ्यूचर में क्या मानते हैं कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है या नहीं, और वो भारत के लिए कितना खतरनाक है अगर पाकिस्तान ब्लैकलिस्ट में जाता है? देखिए ऐसा है, जो एफएटीएफ है ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और इसने जिस प्रकार से बहुत टाइट तरीके से पाकिस्तान को बिल्कुल सीधा मैसेज दिया है कि अगर आप जिस मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और फंडिंग की तरफ जाएंगे तो हमारी नजर है आपके ऊपर। और इससे पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो चिरमरा गई है। देखिए पाकिस्तान इस हालत में ग्रे लिस्ट में अपना लोन, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एड्स वगैरह नहीं ले सकता है और उनकी तो अर्थव्यवस्था मैं कहूंगा माइनस से भी खराब हो गई है। पाकिस्तान के अंदर में जिस प्रकार उनकी नेगेटिव ग्रोथ है, उनकी मैं कहूंगा उनकी जिस प्रकार से इन्फ्लेशन हुई है, जिस प्रकार से उनको डेब्ट सर्विसिंग के ऊपर में पूरा ही बजट जा रहा है, जिस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान की नापाक गठबंधन के कारण उनके ऊपर में जो लोन है, डेब्ट है और जो उनके ऊपर में फाइनेंशियल चैलेंजेस है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं। मैं तो कहूंगा कि ये सीधे सीधे उनकी जो सोवरेनिटी है, जो उनकी ऑटोनॉमी है, जो उनकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, उनकी उसके ऊपर में गहरा असर पड़ा है। अगर मैं थोड़ा अनडिप्लोमेटिकली बोलूं तो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, टेररिस्ट ग्रुप और उनकी गवर्नमेंट के कारण उन्होंने अपने राष्ट्र को और अपने अवाम को पूर्ण रूप से बेच दिया है चाइना के डेब्ट और लोन के अंदर में।
उनकी जो करप्शन लेवल है बहुत ज्यादा हो गई है। तो आप देख सकते हैं एफएटीएफ का जो उनके ऊपर में पकड़ है, जकड़ है, और जिस प्रकार से वो बहुत बारीकी से इस इनपुट के ऊपर में जाते हैं, और उससे उनके ऊपर में बहुत गहरा संकट मंडरा रहा है। जी। तो सर आप क्या मानते हैं कि अभी जो पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो हर वक्त चौतरफा जो बयान है भारत के अंदरूनी मामलों में ज़्यादा दखलंदाजी करते रहते हैं, तो सर ये कितना हद तक सही है पाकिस्तान के नज़रिए से? देखिए, अगर आप बहुत बारीकी से जाएं तो 1947 से ही पाकिस्तान ने एक रास्ता चुना, हेट इंडिया, एंटी इंडिया। 22 अक्टूबर 1947 में जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर में हमला किया, हुँ, तो उसके बाद में वो उसी रास्ते में चल रहे हैं, उनकी स्ट्रैटेजी, पॉलिसी। 1989 से जिस प्रकार उन्होंने टेररिज्म का, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन का एक पकड़ा है रास्ता, तो उन्होंने तो अपना घर पूर्ण रूप से बर्बाद कर लिया है। अभी तो पाकिस्तान की ऐसी हालत है, पूरे विश्व के अंदर में डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुके हैं। इकोनॉमी एकदम, मैं कहूंगा एकदम टूट गई है। उनका गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एकदम बुरी हालत में है। और ये तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार आने वाले न जाने कितने सालों तक उनके ऊपर में ये लोन और डेब्ट का भार रहेगा, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। उन्होंने अपनी कितनी जनरेशन को खराब किया है। उन्होंने तो फैक्ट्री बनाने की जगह में, मैन्युफैक्चरिंग बनाने की जगह में, एजुकेशन की जगह में, उन्होंने अपने उनकी जनरेशन को सिर्फ मदरसों के अंदर में टेररिज्म का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने तो धर्म को भी गलत इंटरप्रेट किया है, और उन्होंने पूरा जो ढांचा है ना राष्ट्र का, एकदम को तोड़ दिया है। और अभी उनकी जो कगार है, अभी जो होने वाला है, वो तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। वो पता नहीं किस वक्त में टूट जाए। तो ऐसी हालत में अपने आप उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके गवर्नमेंट, और मैं वो कहूंगा कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी से उनके फॉरेन मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर बात करते हैं, अभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में, अभी भी झूठ बोलना, धमकियां देना, अभी भी उन्होंने अपना रास्ता, एक स्ट्रेटेजिक रिवर्सल जिसकी जरूरत है, वो अभी नहीं अपनाया है। जी। तो सर आप क्या मानते हैं कि जो हाल के दिनों में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू एंड कश्मीर को लेके, तो सर उस पे आप क्या मानते हैं कि जो पीएम मोदी क्या अगर स्टेटहुड वापस लाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो क्या उसका पाकिस्तान जब खुलकर विरोध करेगा? देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये जो वर्ड है ना कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, ये टोटली इंटरनल मैटर, इंटरनल प्रोसेस है। पहले जो आर्टिकल 370 था, वो पार्लियामेंट एक्ट से बना था, उसका एब्रोगेशन भी पार्लियामेंट एक्ट से हुआ है, और पार्लियामेंट के तहत जो रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू एंड कश्मीर एक्ट था, उसके मुताबिक इसको स्टेट हुड से निकाल के यूनियन टेरिटरी में किया। अगर आपको याद होगा कि 6 अगस्त को बहुत विस्तार से जवाब देते हुए भारत के गृह मंत्री ने कहा था कि ठीक समय आने पर जब हालत ठीक हो जाएंगे, उसके बाद में स्टेटहुड के बारे में सोचेंगे। अभी 3 स्टेप हैं। पहली बात कि डिलिमिटेशन करना, ताकि जो सेंसस है, डेमोग्राफी है, उसका एग्जैक्ट जायजा हो। दूसरा, इलेक्शन करना। और तीसरा, स्टेटहुड। ये किस सीक्वेंस में होगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ये जो पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी, और उसके मुताबिक किया जाएगा। लेकिन एक बात पक्की है, देखिए, बार बार आपका सवाल भी ऐसा दिखाता है कि आप कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में जब कहते हैं तो बीच में पाकिस्तान का सवाल लाते हैं। लेकिन ये 5 अगस्त 2019 के बाद में ये जो पाकिस्तान की कहानी थी, नैरेटिव था, प्रोपेगेंडा था, रेडिकलाइजेशन था, उसमें पाकिस्तान की पूरी कहानी एकदम जड़ से निकल गई है। और ये जो मीटिंग हुई है अभी प्राइम मिनिस्टर साहब की और जम्मू एंड कश्मीर लीडर से, इससे तो वो भी एकदम सील हो गया है। आपने देखा कि किस प्रकार से सेपरेटिस्ट को नहीं बुलाया। जो सेपरेटिस्ट हैं, जो एपीएचएस, जो हुर्रियत है, उनका बिल्कुल इररिलेवेंट कर दिया है। अभी बचे खुचे जो टेररिस्ट है और जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है, और जिस प्रकार से अभी भी
जो कुछ एक तार हैं जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके कारण में ये टारगेटेड किलिंग हो रही है, और जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस की पकड़ है, और जिस प्रकार से अवाम अभी जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस देती है, और जिस प्रकार से एक जो अवाम, और मैं कहूंगा जितनी माताएं हैं जो कश्मीर में हैं, वो अपने बच्चों को कह रही है कि आप सरेंडर करके मेन स्ट्रीम में आ जाओ, और ये बदलाव हो रहा है। आप देखिए कि जो डीडीसी का इलेक्शन हुआ, वो कितना सफलतापूर्ण हुआ, किस बढ़ चढ़ तरीके से अवाम ने उसमें हिस्सा लिया। ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, बिजनेस हो, और उसके अलावा जो वातावरण है वो पीसफुल होना चाहिए। देखिए, अवाम ने बहुत तकलीफ सही है पिछले 30 साल से। हमने बहुत ही इनोसेंट अवाम को खोया है, और अभी जिस रुख के ऊपर में कश्मीर, जम्मू कश्मीर गया है, चल रहा है, ये पूर्ण विश्वास है कि ये पूरी तरह इंटीग्रेटेड है। हाँ हाँ, कुछ एक रेड लाइन्स भी भारत ने बिल्कुल सीधे सीधे कही हैं कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को इंटीग्रेट किया जाएगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। सिर्फ एक बात है, डिसीजन, और कब किया जाएगा, और ये जब भी डिसीजन लेंगे इसको इंटीग्रेट भारत में कर लिया जाएगा। जी, तो सर आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आज समय देने के लिए। और सर उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो सर एक नए टॉपिक पे और नई चीज़ों का आपसे काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए सर जय हिंद, धन्यवाद। मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी सुनने वाले हैं आप अवश्य इंडियन वैलर को सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए, हम सब के लिए, हम सब नागरिकों के लिए, हम सब भारत के सिटीजन के लिए सबसे जरूरी है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है हम सबके लिए। और इस राष्ट्र प्रथम और देशभक्ति, देश प्रेम और देश की सेवा करना हम सबके आत्मा और जिगर की बात है। और मैं कहूंगा कि जिस प्रकार आपने इंडियन वैलर का एक आइकॉन और टाइटल चूज किया है, हम सबकी यही कोशिश है कि किस प्रकार इकट्ठे मिलकर नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा की तरफ काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया और जय हिंद।